तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सदन और संसद की कार्रवाई के साथ। लंबे हंगामे के बाद आज संसद में कामकाज शुरू हुआ। हालांकि कांग्रेस ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इस हंगामे से किनारा कर लिया और संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस दौरान चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि चीन के साथ रिश्तों में सुधार आया है। Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. संसद की कार्यवाही पर अब पूरा अपडेट लेने के लिए सीधा जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बीते 5 दिनों की बात करें तो लगातार हंगामा हो रहा था, लेकिन आज थोड़ी सामान्य होती हुई स्थिति दिखाई दी। पूरा अपडेट क्या है संसद से? वाकई संसद के शीतकालीन सत्र में आज पहला दिन है जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू तरीके से चल रही है। हालांकि यहां पे विपक्ष भी एक कदम पीछे हटा, सरकार भी एक कदम पीछे हटी और फिर जाकर सहमति बनी। सरकार ने यह फैसला लिया है कि संविधान के मुद्दे पर बहस कराई जाएगी दोनों सदनों में। लोकसभा में यह बहस 13 और 14 दिसंबर को, राज्यसभा में यह बहस 16 और 17 दिसंबर को कराई जाएगी। और इस सहमति के बाद और विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने की सहमति मिलने के बाद संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चली। लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन आवर से पहले कांग्रेस के सांसदों ने मकर द्वार के सामने, जो कि संसद का एक द्वार है, वहां पर अदानी के मुद्दे को लेकर के हंगामा प्रदर्शन किया। लेकिन इस प्रदर्शन में खास बात यह रहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद इसमें हिस्सा नहीं लिए और संसद की कार्रवाई जब शुरू हुई तो क्वेश्चन आवर अच्छे से चला। उसके बाद जब चर्चा की बारी आई तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संभल हिंसा को जोर शोर से उठाया। उसमें एक सोची समझी साजिश बताने की कोशिश की और सरकार को नाकाम बताने की कोशिश की। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बांग्लादेश के मुद्दे को जोर से उठाया और इस बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। और उसके बाद जब विधायी कार्य का समय शुरू हुआ तो लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पेश किया गया पारित कराने के लिए। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल हम आपके लिए एक खास बात इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि इस बिल के लागू होने के बाद, एक्ट बनने के बाद, एक बैंक के खाता धारक जो है एक की बजाय 4 तक नॉमिनी अपना रख सकते हैं। इसी तरह के दूसरे कई सारे इसमें बदलाव किए गए हैं बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में, जिस पे लोकसभा से पारित हो जाएगा। फिर राज्यसभा में ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल को, अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। वहां पे चर्चा हो रही है, वहां पे वायुयान विधेयक भी वहां पे पेश किया जा रहा है पारित कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलेगी बाकी के दिनों में। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो संभल हिंसा की सियासी लड़ाई भी संसद तक पहुंच गई है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया तो वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोला। दोनों नेताओं ने संभल हिंसा के लिए सरकार और बीजेपी को दोषी ठहराया। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को सोची समझी साजिश बताया और प्रशासन पर गोली चलाने का भी आरोप लगाया। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। तो संभल हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि संभल में लोगों की मौत पुलिस फायरिंग से नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से फायरिंग में हुई थी। वो पुलिस ने नहीं मारे, उनकी खुद की गोलियों से मरे हैं। और जैसे आपने देखे साबरमती जो सच पिक्चर आ रही है, सेम वही कहानी वहाँ है। वहाँ लोगों ने पत्थरबाजी करी, उन्होंने झगड़ा किया और अब ये जो बोल रहे हैं अखिलेश जी,
ये सब झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई कुछ और है, सच्चाई जान के ही बोले, और सच्चाई वो है वो आप जान लो। जैसे आपको देखा होगा कि जितनी जो मौतें हुई हैं वहाँ, वो सब आपस की गोली से हुई हैं, ऊपर से पत्थरों से हुई हैं, पत्थर लोगों ने छतों पर रखे हुए हैं। ये है असली बात। तो संसद में हंगामे के लिए कौन है जिम्मेदार और इंडिया गठबंधन में पड़ने लगी दरार। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 598 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 181 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में भी 587 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। आज के बाजार में फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी दिखाई दी। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी। तो बाजार में एक अच्छा खासा एक्शन तो डेफिनेटली आज हमें देखने को मिला है। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर की गेनिंग पॉकेट में सबसे पहले नाम किसका आता है। नाम आता है अडानी पोर्ट्स का, जहां पे हमें करीब 6% की तेजी देखने को मिली है। एनटीपीसी 3%, अडानी एंटरप्राइजेज में 2.5%, एक्सिस बैंक में भी करीबन 2.25% की आज के सत्र में तेजी देखी गई है। अब बात करते हैं कि बाजार को किन स्टॉक्स ने ड्रैग डाउन किया है। सबसे पहला नाम है भारती एयरटेल, 0.25% की गिरावट। हीरो मोटोकॉर्प 1%, आईटीसी 1% और साथ ही साथ एचडीएफसी लाइफ में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद शिफ्ट होते हैं मिड कैप गेनर की तरफ। देखते हैं किसका नाम आता है। टोरेंट पावर में 7% की बढ़त, केपीआई टेक में 7%, टाटा एलेक्सी 6% और साथ ही साथ आईजीएल पे भी 5% का इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मैनकाइंड में करीबन 2%, वोल्टास में 2%, एबीआरएफएल में हमें करीब 2% और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 0.25% की एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आज के लिए हम बोल सकते हैं कि बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। एचडीएफसी बैंक सिक्योरिटाइजेशन के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही एचडीएफसी बैंक मैनेजमेंट को लगता है कि 2027 तक लोन ग्रोथ, लोन डिपॉजिट रेशियो प्री मर्जर के स्तरों पर पहुंच सकता है। बैंक को मर्जर की सिनर्जी का फायदा मिल रहा है क्योंकि 95% नए ग्राहक अब एचडीएफसी बैंक के साथ होम लोन अकाउंट खोल रहे हैं। हमारी सहयोगी लता वेंकटेश ने सीईओ शशिधर जगदीशन और सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, मुझे भी तो ऐसे लग रहा है कि मर्जर के जो पेन है वो एटलीस्ट लास्ट स्टेज में है, या द वर्स्ट इज ओवर। ये तो इट वाज अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो ऑन कैमरा इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो मार्जिन, ये सारे गाइडेंस जो दिए हुए हैं वो पब्लिक स्पेस में है। ज़्यादातर स्ट्रैटेजिक चीज़ें ही वो बता रहे थे। और एक तो था कि उनका एक बड़ा सिक्योरिटाइजेशन अभी मार्केट में है, सेल ऑफ देयर लोन 13,000 करोड़ ऑफ ऑटो लोन्स। तो उससे बात शुरू हुई। उन्होंने कहा कि ये एक न्यू वे ऑफ जनरेटिंग रिसोर्सेस वो देख रहे हैं। ये साल 15,000 होगा, लेकिन फ्यू इयर्स में वो 1 ट्रिलियन रुपीस भी हो सकता है टू जनरेट रिसोर्सेज। जस्ट डिवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे AIFs हैं, फॉरेन फंड्स हैं जिनको इंडियन क्रेडिट में इंटरेस्ट है, गुड क्वालिटी क्रेडिट, फिक्स्ड इनकम में, और इनको सब वो टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके लॉन्गर टर्म ये जो लोन डिपॉजिट रेशियो करके प्रॉब्लम था, जिसके वजह से ये डिपॉजिट वॉर सब जारी था, उनका मानना है कि वो पहले जब मर्जर हुआ उनको लगा 4-5 इयर्स लगेगा अपने पुराने लोन डिपॉजिट रेशियो, मतलब अगर 100 रुपया डिपॉजिट है तो उनका लोन 100 से भी ज़्यादा में चलता है, क्योंकि वो CDs मार्केट से पैसे उठाते हैं अगर बिसाइड्स डिपॉजिट्स। RBI का एक्सपेक्टेशन है कि वो कम हो जाए। अभी वो उनका नॉर्मल लोन डिपॉजिट रेशियो 85 to 90%, वो जो प्री मर्जर था, वो अभी उनका अनुमान है कि वो 2027 में ही आ जाएगा। और जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया है, वो ये साल उनका लोन ग्रोथ कम करेंगे, इंडस्ट्री से कम, नेक्स्ट ईयर इंडस्ट्री के लेवल पे, और 2027 में इंडस्ट्री से बढ़कर, जो उनका पहला रीति। चलिए अब आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस के नाम पर बीजेपी आलाकमान ने मुहर लगा दी है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। तो एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक गुप्ता। तो विवेक, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास?
दीपाली देखिए, देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो अब 99.99% कन्फर्म हो चुका है। दिल्ली आलाकमान से भी मोहर लग चुकी है कि महाराष्ट्र में नए सीएम जो होंगे वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता होगा और वो है देवेंद्र फडणवीस। कल देखिए एक औपचारिक तौर पर इनके औपचारिक ऐलान कल होगा, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की मीटिंग कल सुबह 10 बजे है, जिसके 2 ऑब्जर्वर चुने गए हैं और दोनों ऑब्जर्वर आज एक ऑब्जर्वर विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं वो आ रहे हैं शाम को 7 बजे। दूसरे ऑब्जर्वर हैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वो कल सुबह 8 बजे मुंबई में आएंगी और ठीक 10 बजे मुंबई के विधानसभा में जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर विधायक दल की मीटिंग होगी, क्योंकि एक रूल और नियम होते हैं कि जो भी पार्टी अगर क्लेम करी कि वो सरकार बना रही है तो विधायक दल की जो मीटिंग होती है वो विधान भवन के सेंट्रल हॉल में होती है। तो 133 विधायक हैं बीजेपी के, जो सभी के सभी विधायक कल उस मीटिंग में शामिल होंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये प्रोसेस होता है, जिसमें वो तय करेंगे कि आखिरकार उनके विधायक दल का नेता कौन होगा। लगभग यही माना जा रहा है कि विधायक दल का नेता कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होंगे और देवेंद्र फडणवीस ही 5 दिसंबर को शाम 5 बजे पीएम मोदी के सामने, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम वीवीआईपी के सामने शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ लेंगे महाराष्ट्र के सीएम की। लेकिन देखिए पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच फंसा हुआ है शिंदे कैंप और अजीत पवार कैंप में। पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। वजह यह है कि दोनों बड़े बड़े पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अजीत पवार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अजीत पवार कल शाम को ही मुंबई से फ्लाई करके शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वो अभी भी दिल्ली में हैं और बताया जा रहा है कि आज देर रात वो अमित शाह से मीटिंग करेंगे और बड़े पोर्टफोलियो की मांग कर सकते हैं। वहीं शिंदे कैंप भी अड़ा हुआ है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो कम से कम पोर्टफोलियो उन्हें अच्छे मिले। सबसे ज़्यादा मामला अटका हुआ है कि आखिरकार पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट और गृह विभाग किसको मिलेगा। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची चल रही है। बीजेपी में सब कुछ सारे सॉल्यूशन निकल चुका है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे। बाकी जो पोर्टफोलियो है उनको लेकर चलिए फिलहाल के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से विवेक बता रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी है और कल इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको एक और एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एक और एक्सटेंशन मिल सकता है। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब इस खबर पर जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, आरबीआई गवर्नर के एक्सटेंशन को लेकर क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे जैसे शक्तिकांता दास के आरबीआई गवर्नर के तौर पे कार्यकाल का समय खत्म होने की तारीख नजदीक आती जा रही है, इस बात की अटकलें काफी तेज हो रही है कि आखिर क्या होगा, एक्सटेंशन मिलेगा या फिर नए गवर्नर बनाए जाएंगे। लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक शक्तिकांता दास को एक और यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता हुआ आपको दिख सकता है और ये एक्सटेंशन कितने का मिलेगा अभी तो तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए और एक्सटेंशन मिले और इसका नोटिफिकेशन, इसका ऑर्डर अगले 2 से 4 दिनों में आने की पूरी संभावना है। और बता दूं कि शक्तिकांता दास का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले उनको एक एक्सटेंशन 2021 में 3 साल के लिए दिया जा चुका है। 2018 में आरबीआई गवर्नर बने थे। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो ये 1960 के बाद के समय के लिए कहें सबसे ज्यादा लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले गवर्नर बन जाएंगे आरबीआई के शक्तिकांता दास। हालांकि अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता 100% कुछ कहना मुश्किल होता है मौजूदा कामकाज के तरीके के हिसाब से, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि शक्तिकांता दास को आरबीआई गवर्नर के तौर पर आगे भी बनाए रखने का फैसला हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदू एक बार फिर से निशाने पर हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय गंभीर रूप से घायल है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें चिन्मय दास को बांग्लादेश में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनकी ओर से जो वकील केस लड़ रहे थे उनके घर पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया है। इसी वजह से मामले में सुनवाई आज नहीं हो पाई। अब 2 जनवरी को चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई होगी। इधर ममता बनर्जी ने मांग की है कि भारत सरकार को बांग्लादेश से बात कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नहीं बात करते तो विदेश मंत्री को हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले में पहल करनी चाहिए।
क्या आप भी बाजार से पानी खरीद कर पीते हैं तो सावधान हो जाइए। फूड रेगुलेटर FSSAI ने बाजार में बिकने वाले बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर को लेकर अब हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। इस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आते हैं जिनमें मिलावट का बड़ा खतरा होता है, साथ ही इनकी पैकेजिंग को लेकर भी शंका रहती है। इस वक्त बाजार में सैकड़ों ऐसे ब्रांड्स हैं जो बोतल बंद पानी बेचते हैं। अब FSSAI के एक्शन के बाद इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हर साल थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरी हो जाएगा। साथ ही साथ ऑडिट में सब कुछ सही पाए जाने पर ही मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा। और अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें होता यह है कि एक बार लाइसेंस मिलने पर इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कई सालों तक बेरोक टोक चलती रहती हैं, जहां पानी की स्टोरेज और पैकेजिंग पर ध्यान नहीं देने पर आपकी सेहत के लिए खतरा पैदा हो जाता है। CBSE 10वीं के छात्रों के लिए मैथ्स के 2 लेवल यानी बेसिक और स्टैंडर्ड देने के बाद अब साइंस और सोशल साइंस में भी 2 ऑप्शन देने की तैयारी कर रहा है। यानी छात्र अब साइंस और सोशल साइंस में स्टैंडर्ड और एडवांस में से एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। इस ऑप्शन की शुरुआत क्लास 9 से ही हो जाएगी। CBSE की करिकुलम कमेटी ने इस पर फैसला ले लिया है और इस पर अभी बोर्ड की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं अभी एडवांस लेवल का ऑप्शन चुनने वाले स्टूडेंट्स का अलग स्टडी मटेरियल होगा या नहीं, इस पर भी अभी फैसला होना बाकी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि एकेडमिक ईयर 2026-27 से इस नए प्लान की शुरुआत की जा सकती है। तो इस पूरे बदलाव से स्टूडेंट्स को फायदा होगा या नुकसान, इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा में हम करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कि अगर आप भी ट्रेन में भारी भरकम लगेज या फिर सामान के साथ सफर करते हैं तो जरा ये खबर सुन लें। दरअसल तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने वालों पर रेल मंत्रालय सख्ती कर सकता है। हालांकि ये नियम पहले से ही है, लेकिन अब सख्ती के साथ इसका पालन करवाने के लिए रेल मंत्रालय ने सभी जोन्स को कहा है। फ्लाइट में ट्रैवल करने से पहले हम सब ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो लगेज है कहीं वो ओवरवेट तो नहीं। लेकिन क्या आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं? अगर नहीं तो अब आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि रेल मंत्रालय की तरफ से अब ऐसे पैसेंजर्स पर सख्ती की जाएगी जो तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है। करीब 2 से 2.5 साल पहले ही रेलवे की तरफ से ये प्रावधान किया गया था कि अगर तय सीमा से ज्यादा लगेज किसी यात्री के पास होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मैं सीमा की बात करूं लगेज की, तो AC फर्स्ट में ये 70 किलो है जो कि फ्री आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। AC 2 की बात करें तो इसमें जो फ्री परमिसिबल लिमिट है वो 50 किलो की है और वहीं AC 3 में ये लिमिट 40 किलो की और स्लीपर क्लास में भी ये लिमिट 40 किलो की है। लेकिन अक्सर रेलवे मंत्रालय का ये कहना है कि खास तौर पर अगर हम थर्ड AC क्लास की बात करें तो देश भर में ज्यादातर जोन्स में लोग एक्स्ट्रा लगेज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार स्टैम्पेड जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। दूसरे यात्रियों को इससे परेशानी होती है। तो अब सख्ती करने के मूड में है रेल मंत्रालय। तो ऐसे में अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये जरूर जान ले कि कहीं आप तय सीमा से ज्यादा लगेज लेकर तो नहीं जा रहे हैं। तो दिसंबर महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बार भी ठंड अभी तक गायब है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सर्दियों में तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहेगा। मौसम का पूरा हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने IMD की मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय। सबसे पहले तो ये देखा कि हमने नवंबर एक बहुत गर्म महीना रहा, दिसंबर कैसा हमको लग रहा है इस वक्त? जैसे आपने हमारा कल मंथली फोरकास्ट आपने सुना होगा, हम इस साल हमारा उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही थोड़ा बड़े रहेंगे और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में खासकर थोड़ा ज़्यादा रहने की संभावना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इस बार सर्दी उतनी कड़ाके की नहीं पड़ेगी जितनी पड़ती है।
देखिए, ये मंथली एवरेज टेम्परेचर है। इसके अंदर डे टू डे टेम्परेचर्स में फ्लक्चुएशन रहेंगे। आपका ये कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हर रोज़ ही आपका टेम्परेचर्स बढ़े रहेंगे। तो ये जो एवरेज टेम्परेचर का बात हो रही है मंथली स्केल में, अगर आप अभी का फोरकास्ट हम 5 से 7 दिन का जब दे रहे हैं तो हमारी उम्मीद है कि थोड़ा जो विंड्स है, अभी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं, एक पश्चिम विक्षोभ निकल चुकी है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स थोड़ा स्ट्रेंथन करेगी प्लेन्स में परसों से। इनफैक्ट कल से ही शुरू हो जाएगी स्ट्रेंथनिंग, और ये जो स्ट्रेंथनिंग होगी उसके साथ साथ विंड स्ट्रॉन्ग होने से टेम्परेचर में गिरावट आएगी, खासकर मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही गिरेगी, और 2 से 4 डिग्री गिरने की संभावना है 2 दिन के बाद से, यानी कि 6-7। अगर मैं पूरे ओवरऑल दिसंबर से लेकर के फरवरी तक के पीरियड की बात करूं, मुझे जिस तरह से आपने कल भी अनुमान दिया कि गर्म रहने वाला, तो गर्म ही रहेगा इस बार। मैंने जैसे बताया कि आप ये मंथली या सीजनल एवरेज के बात कर रहे हैं। सीजनल एवरेज गर्म रहेगा जो हमारा मॉडल बता रहे हैं, पर उसका डे टू डे चेंजेस काफ़ी रहेगा। आपका पीरियड्स आएंगे जब टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी नीचे जाएगी, पीरियड्स होंगे जब नॉर्मल से काफ़ी ऊपर जाएंगे, उसका एवरेज आती है थोड़ा हाई। तो कोल्ड वेव भी इस बार हम कम देखने को मिलेगी जो हमको हर बार देखने को अभी इस बार हमारा जो अनुमान है कि कोल्ड वेव नॉर्मल से थोड़ा कम देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।